नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज अपने चैनल डॉक्टर आनंद से मेडिकल पाठशाला में आज आपसे अपने पिछले जो अस्थमा एंड मैरिज के वीडियो को अपने को से शेयर किया था अपने विचार, उसी कंटिन्यूएशन में आज जो दूसरा बड़ा प्रश्न था कि क्या अस्थमा से बचा जा सकता है, हाँ तो कैसे, इस पर कुछ चर्चा करूँगा। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है सांस की नलियों में, जो जीन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से पैदा होता है। वो इन्फ्लेमेशन, वो सोज जो सांस की नलियों के अंदर होता है। जैसा हम जानते हैं कि ये स्टडी से पाया गया है कि जितने अस्थमा के केस हैं उसमें 70% में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखा गया है और वो उसके अस्थमा होने के जिम्मेदार हैं। जहाँ इस बात की पुष्टि जीन लेवल के साथ साथ इस फैक्ट से भी होती है, जिन परिवारों में अस्थमा देखा गया है, पाया जाता है, उसमें आने वाली पीढ़ी में अस्थमा होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। अर्थात ये जेनेटिक होने का इशारा करती है और जीन स्टडी में भी देखा गया है। अगर हम ये देखें कि जो अस्थमा है, ये देखा गया है कि जेनेटिक टेंडेंसी होने के बावजूद बहुतों में प्रकट नहीं होता। इसका क्या अर्थ है? अस्थमा जेनेटिक इस जो है वो जनरेशन स्किप शो करता है, अर्थात वो जनरेशन एक को छोड़ करके, दो छोड़ करके भी बाद में अस्थमा हो सकता है। इसीलिए 3 पीढ़ी पीछे माँ की तरफ, 3 पीढ़ी पिता की तरफ पूछा जाता है कि किसी को अस्थमा या एलर्जी तो नहीं है। अस्थमा जो है कहते हैं कि ये जनरेशन स्किप शो करता है। जरूर नहीं कि एक पीढ़ी में अस्थमा हो, दूसरे में ज़रूर हो। साथ में ये भी देखा गया है कि किसी फैमिली में अस्थमा नहीं होता है, तभी उसमें पहला हो जाता है, तो मानी बात है कभी न कभी कोई ना कोई पहला होगा। नॉन जेनेटिक अस्थमा में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो एडल्ट ऑनसेट अस्थमा है। दूसरा मतलब वयस्कों में होने वाला अस्थमा है। दूसरा जो है व्यावसायिक अस्थमा है, अर्थात ऑक्यूपेशनल कारणों से होने वाला अस्थमा है। अगर हम जेनेटिक पहलू देखें तो ये देखा गया है कि अगर केवल ग्रैंड पेरेंट में अस्थमा हो तो मतलब कि अस्थमा की डिसेंडेंसी कि अगली पीढ़ी में, उसकी अगली पीढ़ी में नहीं हुआ, उसके बाद अगली पीढ़ी में चांसेस और कम हो जाते हैं। वहीं पर अगर एक पेरेंट में और एक ग्रैंड पेरेंट में अस्थमा हो तो पीढ़ी में अस्थमा होने की संभावनाएं लगभग 4 गुना बढ़ जाती हैं। मातृ पक्ष में अस्थमा होने पर अस्थमा की संभावनाएं 3 गुना और पितृ पक्ष में अस्थमा होने पर अगली पीढ़ी में अस्थमा होने की संभावनाएं जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा देखी गई है। तो जहाँ तक बचाव की बात है तो ये तो बात तय हो गई, कहते हैं कि ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है और जिसमें जीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर जीन की स्प्रेड हुआ है, जीन गया है आगे, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही हमारे बीच में बसते हैं कि अगर हम उसको मॉडिफाई कर ले जाएं तो शायद हमारे अंदर अस्थमा प्रकट ना हो या डिलेड हो जाए। जीन्स तो गए। तो क्या होते हैं रिस्क फैक्टर्स, क्या होते हैं ट्रिगर्स, जिनको हम अगर कुछ मैनेज कर सकें तो हम अस्थमा होने से चांसेस कम कर सकते हैं या अस्थमा को बिगड़ने से रोक सकते हैं, क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स होते क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स वे होते हैं जो अस्थमा को होने के लिए संभावनाओं को बढ़ाते हैं। उसमें सबसे पहली संभावना है, कारक है, जैसा हम लोगों ने भी चक्कर किया कि परिवार में अस्थमा या अटॉपी का होना, मतलब एलर्जी का इतिहास होना। दूसरा बड़ा कारण है कि अदर देन अस्थमा वाली एलर्जी होना, जैसे एक्जिमा है, अर्टिकेरिया है, पित्ती उछलना जिसे कहते हैं, या आँख की एलर्जी है, या फूड एलर्जी की हिस्ट्री होना परिवार में ब्लड रिलेशंस में। तीसरा बड़ा कारण है अर्ली एक्सपोजर, मतलब कि बच्चे की जन्म के पास के वर्षों में ही उसका एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक
जिसको सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं, उससे एक्सपोजर होना, एयर पॉल्यूटेंट से एक्सपोजर होना, दूसरे एलर्जन से एक्सपोजर होना, केमिकल इरिटेंट से एक्सपोजर होना, इंडस्ट्रियल डस्ट से एक्सपोजर होना इत्यादि। अगर इनसे इनका सांस के तंत्र का, उसका बच्चे का ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो भी संभावनाएँ बढ़ जाती हैं अस्थमा होने की आने वाले समय में। और चौथा बड़ा कारण है मोटापा होना। अगर उसके अंदर मोटापा है तो संभावनाएँ कहते हैं कि अस्थमा आने वाले समय में अस्थमा होने की बढ़ जाती हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण है वो खुद का स्मोकर होना या दूसरे स्मोक से एक्सपोजर होना। तो ये सब संभावनाएं हैं जो अस्थमा होने की संभावनाओं को प्रबल करती हैं। आखिरी सबसे बड़ा कारण है जो अपने आप में 5-6 कारणों का समूह है, वो है जब माँ बच्चे को गर्भ धारण करती है। तो गर्भ धारण के दौरान, उसके पहले, उसके दौरान, उसके बाद में जो कुछ परिवर्तन होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में, उसकी भी जिम्मेदारी अस्थमा होने पर पड़ती है। जैसे अगर कोई कम उम्र में माँ बन रही है तो उसके होने वाले बच्चों में अस्थमा की संभावना प्रबल होगी। माँ के गर्भ के दौरान माँ का जो कहते हैं कि स्वास्थ्य है, जनरल स्वास्थ्य है, उसका भोजन की क्वालिटी है, वो बहुत पुअर होना। बच्चे का प्री मैच्योर अर्थात गर्भकाल पूरे न होने के पहले ही पैदा हो जाना, या बच्चे का लो बर्थ वेट अर्थात कम वजन का पैदा होना, या बच्चे को कहते हैं कि जो पहला 6 महीना होता है, कहता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, केवल स्तनपान कराएं, वो ना मिलने करके उसको बाहरी दूध मिलना पहले 6 महीने के अंदर ही, या माँ का स्मोकर होना, या बच्चे के श्वसन तंत्र में बार बार का संक्रमण होना। ये सब मिलकर के वो रिस्क फैक्टर बनते हैं जो उस पीढ़ी के बच्चे को कहते हैं अस्थमा की तरफ प्रोन करते हैं, संभावनाओं को जगाते हैं। ट्रिगर्स किसे कहते हैं? ट्रिगर्स उनको कहते हैं जो अस्थमा के अटैक्स को होने का कारण बनते हैं। मतलब अस्थमा है लेकिन अटैक बार बार इनके होने की वजह से पड़ रहा है, और या कभी लक्षण जा ही नहीं रहे हैं, मरीज एसिम्प्टोमेटिक नहीं हो पा रहा है जब तक उससे कांटेक्ट में लगातार बना हुआ, जब तक हम उसको ढूंढ कर ट्रेस करके हटा नहीं देते केवल दवा से, वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं हो पा रहा है। ये क्या क्या हो सकते हैं? पहला बड़ा ग्रुप है एलर्जेंस का। एलर्जी है तो एलर्जेंस की बात करेंगे तो आउटडोर एलर्जन हो सकता है। आउटडोर एलर्जन में ज़्यादातर परागकण और विभिन्न फंगाई कवक आते हैं। इंडोर एलर्जन हो सकते हैं जिसमें हमारे घर में पाले हुए रोएदार जानवर, बिल कुत्ता बिल्ली हो सकते हैं, उनसे निकलने वाला डेंडर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डस्ट बाइट्स हो सकते हैं जो माइक्रोस्कोपिक पेस्ट्स होते हैं, हमारे बिस्तरों में, गद्दों में, सब में छिपे रहते हैं धूल में, उनसे हमको बचना होता है। कॉकरोच के एक्सक्रीटा होता है, उसके वजह से होता है। और घर की दीवारों में फंगस वाल हो तो नमी हो, उनकी वजह से होता है। ऑक्यूपेशनल में क्या होता है कि डिफरेंट जो केमिकल यूज़ होते हैं परफ्यूम के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में इत्यादि, वो जिम्मेदार है केमिकल इरिटेंट्स। एयर पोल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे वातावरण में डस्ट है, पॉलेंस है, अदर गैस पार्टिकल्स हैं, आपके हाउस होल्ड स्प्रेज हैं, विभिन्न तरह के फ्यूम्स हैं, विभिन्न गैसेज हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। तो ये सब जो है एयर पोल्यूशन वाले कंटेंट अस्थमा को ट्रिगर करते हैं कि आपका अस्थमा लक्षणिक हो जाए, उसमें लक्षण पैदा हो जाए, आपकी सांस उखड़ने लग जाए। हाँ, स्मोकिंग में हम बता रहे थे कि स्मोकिंग जो है, जो रिस्क फैक्टर है, वहाँ पे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात याद आ गई कि ये जहाँ अस्थमा का कारक भी है, वहीं पर अस्थमा के लक्षणों को कंट्रोल नहीं होने देता। तीसरा, जब हम इस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो इसका मुख्य इलाज है, उसके असर को भी कम कर देता है। मतलब इसको ज़्यादा दवा देनी पड़ती है उतना ही लेवल का कंट्रोल लाने के लिए नॉन स्मोकर के मुकाबले। अब बात आती है दूसरे बड़े ट्रिगर्स की। जो दूसरा बड़ा ट्रिगर है वो फूड, प्रोसेस्ड फूड और मार्जरीन इत्यादि में पाए जाने वाला ट्रांस फैट और ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो कहते हैं कि अस्थमा को वर्सन करता है। तो उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। फूड
आइटम्स में अक्सर सल्फाइड्स, मेटा बाइसल्फाइड और कलरिंग एजेंट्स, ये दोनों तो मिलाए जाते हैं, सल्फाइड्स मेटा बाइसल्फाइड, उनकी प्रिजर्वेटिव के रूप में, ताकि फूड जो है फ्रेश बना रहे, उसमें फंगस वगस न लगने पाए। वहीं पर टार्टरीजीन बहुत एक कॉमन कलरिंग एजेंट है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्या करते हैं कि ट्रिगर का काम करते हैं, जिसमें एलर्जी लोगों को होती है उनको ये वर्सन कर देते हैं। तो इन आइटम से हम लोग बच सकते हैं। और जो कहते हैं कि ट्रू फूड एलर्जी अगर होती है, तो जैसे मिल्क से किसी किसी को होती है, एग से होती है, शेल्फ फूड से होती है, और आपका पीनट से होती है, इन सब में होता है। तो इसमें जो है आपको सांस एकदम उसको खाते ही सांस लगेगा घुट गई हमारी, ब्रोंकोस्पाज्म को हो जाने से, या कहते हैं कि आपको पित्ती उछलने लग जाएगी, सांस रूंधने लग जाएगी, गला चौक होने लग जाएगा, पित्ती उछलने लग जाएगी। तो इस तरह के एनाफिलेक्सिस के लक्षण आ सकते हैं, बीपी भी डाउन हो सकती है। तीसरा बड़ा फैक्टर आता है इमोशनल स्ट्रेस का। अगर हम अस्थमा के पेशेंट हैं और एक्सेस से इंटेंस क्राई कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंस रहे हैं, तो भी अस्थमा का अटैक पड़ जाने की संभावना रहती है। चौथा आता है कुछ दवाएं, जैसे एनसेड ग्रुप की एस्पिरिन इत्यादि, या बीटा ब्लॉकर्स जिसमें आपकी प्रोपेनॉल, एटनोलॉल, इस तरह की दवाइयाँ आती हैं। पांचवा कारण है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसके अंदर जिसमें एसिडिटी होने लगती है, उसकी वजह से भी अस्थमा कम कंट्रोल रहता है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी अस्थमा, कुछ लोगों को खांसी करने लगता है बिगड़ करके, उसको हम लोग एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। तो वो अलग वैरायटी है, उसमें अलग तरह से भी इलाज करने की ज़रूरत होती है और उसको अलग ढंग से गाइड करने की ज़रूरत होती है। दूसरा होता है अचानक बैड वेदर का हो जाना। एक तो हम जानते हैं कि सीजनल वेरिएशन होता है, अगर धूल धुआं ठंडक से होता है तो हमको बीमारी बढ़ जाती है। तो कोल्ड एयर के अलावा अगर थंडर स्टॉर्म है या हाई ह्यूमिडिटी का वातावरण है, तो भी हमारा अस्थमा कम कंट्रोल रहता है। ओबेसिटी की हम लोग बात कर चुके कि वो रिस्क फैक्टर है। वहाँ पे एक बात फिर याद आती है कि ये एक्चुअली होता क्या है कि फेफड़ों के साथ साथ पूरे बॉडी में भी एक लो ग्रेड का सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन करता है। इसीलिए ओबेसिटी में जितनी भी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ वाली बीमारियां हैं वो होने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो COPD हो, विभिन्न बीमारियां बढ़ जाती हैं। या उसकी इनकी वजह से ये ज़्यादा नॉन ओबीस पर्सन के मुकाबले ज़्यादा ये लाक्षणिक कर देती है उन बीमारियों को। और रिकरेंट कहते हैं कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इसके बारे में भी हमने बात कर ली, चाहे वो अर्ली एज ग्रुप में हो या बाद में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, 5, 10, 15 साल की उम्र पे बार बार होने लग जाए, तो भी कहते हैं कि अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो फैक्टर्स पे ध्यान रखें कि माँ की सेहत से लेकर के बच्चे की एक्सक्लूसिव फीड तक, सही उम्र से शादी से लेकर के उसके खान पान, व्यवहार और स्मोकिंग ना करने आदि सबकी सारे फैक्टर्स पे ध्यान रखें, तो होने वाले बच्चे में संभावनाएं कम कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम दवाओं के चैन में और ट्रिगर्स को अगर हम बचा लेते हैं, तो हम अस्थमा को बिगड़ने से रोक सकते हैं। इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी, अस्थमा की ज़िंदगी को बेहतर सुविचारित ढंग से जी सकते हैं। धन्यवाद। आशा है कहते हैं कि जितने हमारे अस्थमा के पेशेंट होंगे या अस्थमा पेशेंट्स के फैमिली के मेंबर्स होंगे, उनको अपने अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए कुछ मददगार टिप्स मिली होंगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसको शेयर करते रहिए और अपने इष्ट मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। धन्यवाद। मिलते हैं। धन्यवाद।